नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है कि इसमें पूछा है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हुआ है। आई होप जो भी प्री क्लियर करके आया उसे पता ही होगा कि नम्यता और अनम्यता क्या होती है। कठोरपन और लचीलापन भी कहते हैं उसको हिंदी में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कठोर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा नम्यता यानी फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है और अनम्यता जो है रिजिडिटी वो क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये बताया कि रिजिडिटी क्यों है, क्योंकि उसमें जो मतदान करना है, फिर जो भी रिफॉर्म मतलब संशोधन है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, वो किस तरीके से हो सकते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। अनम्यता की चर्चा ये भी की है मैंने कि भाई अनम्यता मतलब रिजिडिटी जो है वो क्या है, और उसके एग्जाम्पल देखो आप। इसमें विशेष बहुमत का उल्लेख है, तो दोनों चीजें लिखी है मैंने कि सदन का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत, साथ ही साथ उपयुक्त के साथ 50% से अधिक राज्यों द्वारा साधारण बहुमत। जैसे जीएसटी के केस में एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि जीएसटी के केस में जब रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तो दिस वाज रिक्वायर्ड। यहां पे आप एग्जाम्पल आप भी लिख सकते हो, जैसे मेरे हिसाब से यहाँ एग्जाम्पल लिखा जाना चाहिए था जीएसटी का केस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी है कि उच्च और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अगर बात करनी है, चुनाव की प्रणाली से संबंधित कोई सुधार करना है तो ये कर सकते हो। 3 नंबर मिले हैं, ठीक है, एवरेज है, 3 मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें मिलने लायक है। उस समय मुझे सेक्शन 126 नहीं आता था तो नहीं आता था, देखो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, ऑल्दो मैं शायद इसको ट्राई कर सकता था, थोड़ा कुछ तो लिख के आ सकता था, लेकिन मैंने छोड़ा क्योंकि ये भी ट्राई करना चाहिए लाइफ में, कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ो। ऐसा नहीं है कि ये मैं लिख नहीं सकता धारा 126, 4 लाइनें, मतलब 1 नंबर तो मैं डेफिनेटली लेके आ जाता। और ये मैं कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा कि जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तब उसमें 2 नंबर 5 में से कैसे लिए जाते हैं, 2 नंबर वाले में 1 नंबर कैसे लिया जाता है और 10 नंबर वाले में 4 नंबर कैसे लिए जाते हैं जब आपको कुछ भी नहीं आता। ऐसे मेरे कई सारे सवाल हैं इस टेस्ट सीरीज में जो मैंने दी है। ठीक है, भारतीय संविधान वर्णित मूल कर्तव्यों की हमें करेक्टरिस्टिक्स बतानी है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो देखो मैंने ईयर बताया, कौन सी कमेटी आई है वो बताया, और फिर बताई इनकी विशेषताएं। अवाद्यों कैसे कर करके आदर्श नागरिक बनाने, राष्ट्रभक्ति, टोटल कितने 7 पॉइंट है। तो कब आया, कौन सी कमेटी के रिफॉर्म, हाँ ये किया जा सकता था, यहाँ पे भाग भी लिख सकता था, और 42nd अमेंडमेंट जो है वो भी मैं लिख सकता था। ये 4 चीजें, 2 चीजें और लिखी जा सकती हैं। ध्यान रखना कि इन्हें पार्ट 51A जो इनका आर्टिकल है उसमें, और पार्ट भाग जो है भाग 4 है तो उसमें उल्लेख किया गया इनका, तो वो भी आप लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं बात करता हूं, जैसे कि कंपेयर पूछा गया है। कंपेयर का मतलब, ये वर्ड देखो, ये तुलना की गई है, अंतर बताने के लिए नहीं कहा गया, केवल अंतर बताने के लिए। तुलना का मतलब होता है कि अगर समानता है, मतलब सेम है तो भी बताओ, डिफरेंट है तो भी बताओ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम ये देखते हैं ना, कंपेयर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, दोनों के डिफरेंस क्या क्या वो लिख दो सारे के सारे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूछता वो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, तब हमें ये लिखना होता कि व्हाट आर द डिफरेंस। लेकिन जब उसने कंपेयर पूछा तो हमें सिमिलैरिटीज यानी समानताएं भी बतानी होंगी। ध्यान रखना, यही ट्रिकी चीज है। और ये पार्डनिंग पावर की बात की गई है तो उसमें सिमिलरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, इसीलिए तो 4 हैं। एक और आप कोशिश कर सकते हो, एक और लिख सकते हो। जब भी कंपेयर जैसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि टेबल फॉर्मेट में ही दो। पैराग्राफ फॉर्मेट में दोगे ना तो कंपेयर बैठता नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते थे, जैसे यहाँ पे एक और लाइन बना के यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे अंतर। ठीक है, कि ये ऊपर वाले, या फिर ऐसे करके यहाँ एक ब्रैकेट करके यहाँ लिख लो अंतर, और यहाँ कर देते समानता। ठीक है, आप ये एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो, लेकिन कोशिश हमेशा करना जब भी कंपेयर, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी आए ना, सिमिलैरिटी में तो टेबल नहीं बैठेगी, बट डिफरेंसेस आएंगे और कंपेयर आएगा तो आप टेबल बना के अवश्य ही करो। ध्यान रखना, अवश्य ही करो का मतलब है कि जब टीचर ये देख लेता ना कि आपने कंपेयर या फिर डिफरेंसेस में 6 पॉइंट लिख दिया, तो वो पढ़ता भी नहीं कई बार, बोले हाँ ठीक है शुरू के 4 सही हैं तो कंपेयर 6 पॉइंट लिख दिया, ले 3 नंबर, खुश रहे। और इन्होंने मुझे 3.5 दे दिए क्योंकि शायद मैंने एक एक्स्ट्रा भी लिखा है। हो सकता है बच्चों ने ये सिमिलैरिटी वाला ना लिखा हो, ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इट्स पार्डनिंग पावर की कंपेयर की बात की गई तो बहुत लिमिटेड उसमें डायमेंशन बनते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मेरे को भी अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लिखा है मैंने। राष्ट्रीय एकीकरण यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसके सामने मेजर चैलेंजेस क्या है? सबको पता है मेजर चैलेंज क्या है, लेकिन नक्सलवाद एक है कि नहीं? बट मैंने देखो क्या लिखा है, ईयर 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सबसे बड़ा इसे चैलेंज कहा गया। तो भैया मैं नहीं कह रहा नक्सलवाद सबसे बड़ा चैलेंज है, कौन कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री। ईयर तक लिखा हो, मैंने आप बोलो कहां से पता? मैंने पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में उस समय इस पे चर्चा, नक्सलवाद पे जब चर्चा की तो कोई आर्टिकल पढ़ा होगा मैंने, तो उस आर्टिकल से मैंने चीज देखी तो मैंने नोट कर लिया। आतंकवाद दूसरी, किसने बोला है? विधि आयोग, जो लॉ कमीशन की 256 रिपोर्ट लिखी हुई है। समझ रहे हो बात? ठीक है। राजनीति का अपराधीकरण 244th रिपोर्ट है विधि आयोग की, और NN बोहरा समिति है, उसने भी इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज बोला है। किसके लिए? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। क्षेत्रवाद, भूमिपुत्र आदि की अवधारणा की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता, वो वापस NN वोहरा समिति है, 1993 की रिपोर्ट है। ठीक है। काला धन, भ्रष्टाचार है, ये कुछ फैक्ट आप उठा सकते हो। देखो अब जैसे मैं बता रहा हूं, यहां से भी आप ये फैक्ट उठा सकते हो, क्रॉस चेक कर लो, ऐसा बोला गया कि लिख लो अपने नोट्स में और इसको पेपर में इनकॉर्पोरेट करके आ जाना। मेरे को इनको इकट्ठा करने में जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन, इसको शायद इकट्ठा करने में मुझे पूरा एक दिन में लगा होगा। तुम्हें आनंद से मिल रहा है तो कोशिश कर लो, लिख लो और क्रॉस चेक जरूर करना। मैं वापस कह रहा हूं, हो सकता है इनमें से कोई गलत भी हो, भाई लिखते लिखते हो जाता ना, आंसर लिखते टाइम हम गलत भी लिख देते हैं, तो प्लीज क्रॉस चेक। मैं इतना सा कह रहा हूं, एज इट इज मत उतारना। ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली चीजें सही ही होंगी, बट स्टिल मेरा सजेशन यही है कि प्लीज एक बार चेक कर लेना। ठीक है। तो आप ये देखो, राज्यसभा की संसदीय कमेटी, एनजीओज ने बोला लिंग भेद, जातिवाद और विदेशी ताकतें। तो आप भी देखो पॉइंट कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में लिंग भेद जातिवेद 8 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट की जगह आप 5 पॉइंट भी लिख सकते हो। और ये देखो, आप ये कोई लिख के आता है कि 8, मुझे एक चीज बताओ, दैट्स द डिफरेंस। हो सकता है कि ये कोई भी ये जो चीजें लिखी हुई ना, कोई भी ना लिख के आता और इन्हीं को अच्छे से लिख के आ जाता तो उसे भी 3 नंबर मिल जाते। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, जब उसने ये सब देख लिया ना, वो आगे हर क्वेश्चन में मेरे 3 नंबर देगा। लेकिन अगर आप केवल इनको इलेबोरेट करके आओगे ना, तो उसके बाद बाकी हर क्वेश्चन में आपको 2.5 ऐसे 3 ही देगा। ये डिफरेंस क्रिएट करती है। कुछ चीजें हमें बिना डायरेक्ट फायदे की करनी चाहिए, ये इनडायरेक्ट लाभ होता है जो हमें पूरे पेपर के मार्किंग के दौरान, पूरे पेपर के मार्किंग के दौरान मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो जैसे इसमें है 3 नंबर मिले हैं। इसने पूछा है कि हाउ जुडिशियल रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जुडिशियल रिव्यू क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। यहां मैंने देखो एग्जाम्पल यहां पे भी लिख दिया है, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने तो लिख दिया कि जो NJAC बना था 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको हटाने का, वो क्या है? जुडिशियल रिव्यू। और न्यायिक एक्टिविज्म यानी जो ये है ना जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कब कब है, क्या क्या है, ये सब चीजें हैं। उदाहरण हमेशा जरूर लिखना है। और साथ में कहां से? संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। कितने आर्टिकल लिखे? दुनिया 13-2 पे ही अटक जाती है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल लिखे हुए हैं, यही अंतर है। आप ये देखो, मैंने कोई कोना छोड़ा है क्या? कोई कोना नहीं छोड़ा मैंने। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि वर्ड लिमिट का मतलब कचरा लिखने से बचो। डेफिनेटली आप मेरा पूरा आंसर पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कचरा नहीं है, एक एक शब्द सोच समझ के लिखा गया, ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल सटीक। जैसे न्यायालय द्वारा, और ये देखो द्वारा शब्द, जनरली मैं भी द्वारा ऐसे ही लिखता हूं, ये द्वारा, ठीक है, ये लिख दिया द्वारा। लेकिन हिंदी में जब मैंने एक चीज, संसदीय भाषा जब देखी जाती है ना, आप देखना राघव प्रकाश में लिखा होगा कुछ शब्दों को पीछे लिखने का तरीका संसदीय भाषा का, तो वहां द्वारा को प्रेफर किया जाता है ऐसे। तो मैंने ये प्रैक्टिस, जो अपनी भाषा की प्रैक्टिस है ना, कि भाई मेरे को मेंस में हिंदी में अच्छा लिख के आना है, तो मैंने यहां पर भी किया। मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, नेक्स्ट पेपर जब अपन डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका के नियमों, कार्यकारी आदेशों व विधायिका की विधि का संवैधानिक उपबंधों से संगतता या असंगतता का परीक्षण है न्यायिक पुनरावलोकन। लोग क्या करेंगे? संगत ना होने पर उसे कैंसिल कर देना न्यायिक सक्रियता पुनरावलोकन होता है। नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन केवल ये है कि वेदर इट इज अलाइंड विद और नॉट, ये चेक करना है। यहां ट्रिकी है ये वर्ड,
यही समझना है, शब्दों का सम्यक चयन, उचित चयन जब हम करते हैं तब जाके हमारा आंसर सटीक बनता है। और प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल 2G व कोल आवंटन रद्द करना स्वतः संज्ञान के माध्यम से, सब जगह भरी हुई है। ठीक है, एनआरसी की जब हमारा उस समय एनआरसी बड़ा केस चल रहा था तो उसमें, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ मैं अंडरलाइन बताना भूल गया कि हर चीज़ में अंडरलाइन करता ही हूँ। कहाँ से? 1991 में सिद्धांत, ये देखो सिद्धांत भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, गौर से देखो। सिद्धांत मैं भी जनरली वैसे ही लिखता हूँ, दे के नीचे दे, लेकिन अब मैंने ये लिखना शुरू किया। उस समय मेरे को टेस्ट करना था कि यार मैं कोशिश करूँ तो मैं लिख लूँगा। असम राज्य 2.9 करोड़ 40 लाख अवैध घुसपैठिए, 1985 के असम समझौते, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता, लगभग जो भी काम की चीज़ है उसको अंडरलाइन करके बताया गया है। ठीक है, अब अगर बात करें कि किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, साफ साफ देख लो, सारे अनुच्छेद ही लिख दिए मैंने तो, और फिर उनको एक्सप्लेन कर दिया। और क्या पूछेगा कोई? एक अनुच्छेद अगर तुम्हें लगे कोई एक और टॉपिक है तो एक और लिख देना, 3.5 मिल जाएंगे यहाँ पे। सिंपल सी बात है, कहाँ दिक्कत है? 4 पॉइंट लिख दिए मैंने, 4 ऐसे सेक्शन है, हो सकता है 5वां भी हो, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आपकी बात को पुख्ता करते हैं। हो सकता है कि आदमी बिना इन अनुच्छेदों की ये कहानी जो है वो लिख दे, तो हो सकता है 2 या 2.5 पे उसको अटका दें, लेकिन 3 ऐसे ही आधे नंबर बढ़ाए जाते हैं। आधे नंबर देखो, एक स्कोर तक तो आप बहुत आसानी से स्कोर करते हो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना, तब आधा आधा नंबर ही बढ़ाया जाता है, और आधे आधे नंबर के लिए ही प्राण देने पड़ते हैं। 80-90 नंबर आप सबके अभी भी आ जाएंगे, मैं बताऊं आपको, अभी भी 80 नंबर 90 आ जाएंगे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 उस समय मुझे ढंग से नहीं आता, तो मैंने छोड़ दिया। एनएसजी के बारे में पूछा तो एनएसजी के बारे में मैंने कितने पॉइंट लिखे? पहले तो देखो 5 पॉइंट लिखे हैं। स्थापना ईयर लिख दिया, कितने सदस्य हैं ये लिख दिया, भारत इसकी सदस्यता हेतु प्रयासरत है, क्योंकि उसने पूछा ये इंडिया एंड एनएसजी के बारे में लिखा है, तो इंडिया को इसके लाभ बता देते हैं और चैलेंज बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। बिना एनपीटी हस्ताक्षर सदस्य, कच्चा माल, वर्तमान व्यवस्थाएं जो हैं अस्थायी, जो कभी भी बदल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बात समझ रहे हो कि आपको सराउंडिंग सारा लिखने की कोशिश करनी है और जगह नहीं छोड़नी है, भरो उसको, लेकिन काम की बातों से। अभी देखो चावार बंदर का लिखा हुआ था, ज्योग्राफी का है कि नहीं, ये आईआर का क्वेश्चन और मैंने डायग्राम बना दिया इसमें, तुम खुद देख लो। इंडिया का मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, ये पाकिस्तान यहाँ पे ये रहा, और ये ईरान, और ये मैंने बता दिया चावार मुंबई। चावार पोर्ट का महत्व समझाया, तो चावार अगर मैंने यहाँ समझा दिया तो उसको ये तो पता है कि चावार कहाँ पे है। नंबर कितने दिया? उसने गुड भी लिखा हुआ है, थैंक यू सर, मैं आज आपको थैंक यू करता हूँ, उस दिन तो शायद मैं नहीं कर पाया। ठीक है, 3.5 मार्क्स, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सब लिखेंगे। और कितने पॉइंट लिखे हुए? 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 के 6 पॉइंट सब लिखेंगे। उसने महत्व के बारे में पूछा है, लेकिन ये मैप कोई नहीं बनाता, अंतर इतना है। कोशिश करो इस चीज को इनकॉर्पोरेट करो, समझ रहे हो? यही चीजें हैं जो आपको अलग बनाती हैं, यही चीजें जो हैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। ये सारी चीजें लगभग, हो सकता है मैंने 6 लिखे, हो सकता है कोई 4 लिखे, हो सकता है कोई 7 लिख दे, वैसे बहुत कम चांस है कोई 7 लिखेगा, लेकिन फिर भी ये चीज कोई नहीं करता। इसकी प्रैक्टिस की जाती है, इसे कहते हैं कंडीशनिंग, इनकलकेट किया जाता है, कंडीशनिंग की जाती है इसकी। G20 के परिणाम की बात की गई, कब हुई वो बता दी, कहाँ हुई, ब्यूनस आयर्स में हुई, कौन से ईयर में हुई थी, अर्जेंटीना बता दिया, परिणाम निम्न थे, परिणाम के परिणाम सारे। और ये मैं बताऊं सीधे सीधे, राज्यसभा टीवी पे 4 बार कंटिन्यूसली G20 जब चला था, पूरे सप्ताह और रोज डिस्कशन आया था, तो मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब इसने परिणाम पूछा है, तुम कुछ सोचो, परिणाम कहाँ मिलेगा तुम्हें? परिणाम जब तक तुम उस इवेंट को फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक परिणाम नहीं मिलता। करंट अफेयर्स की बुक में भी तुम्हें ये मिल जाएगा कि फैक्ट क्या है, लेकिन परिणाम क्या है, परिणाम में थॉट प्रोसेस भी चाहिए होती है, वो समझना जरूरी है। और वो उन डिस्कशन से, जो संसद टीवी के डिस्कशन से, वहीं से आपको पता चलेगा, ये ध्यान रखना। पॉइंट कितने लिखे हुए? 6 पॉइंट लिखे हैं। तुम ये देख लो, एक भी 5 नंबर के क्वेश्चन में मैंने 5 से ज्यादा ही पॉइंट लिख के आया हूं हर बार, और बकवास नहीं लिखूंगा मैं, ध्यान रखना। व्यापार मुद्दा, उस समय व्यापार मुद्दा जो था चाइना और अमेरिका, तब प्रॉब्लम था, जलवायु परिवर्तन के बीच में था। आर्थिक भौगोल अपराधी, इंडिया ने, भारत ने डिपेंड की थी, याद करो मेहुल चौकसी और वो वाला केस चल रहा था उस समय, ठीक है, 2018 की बात है। तो उस समय हम लोग ये जो ऑफेंडर्स थे ना, पता नहीं इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल ऑफेंडर्स कहा जाता था उन्हें, तो उनके लिए हम बिल लाने को तैयार थे, और हम चाहते थे कि उस वैश्विक लेवल पे कच्चे तेल की कीमतों से लेना देना, स्टील की डंपिंग का इशू चल रहा था उस समय, और जो ग्लोबल ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात चल रही थी। तो ये सब उनसे संबंधित परिणाम आए थे
वो चीज़ थी। अब इन्होंने पूछा तिस्ता नदी विवाद, ठीक है। अब तिस्ता नदी, अब देखो ये मैंने फालतू में बनाया हुआ है, फालतू का मतलब मैं दिखा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कुछ, लेकिन ये प्रैक्टिस है। अगर मैं यहाँ नहीं करूँगा तो मैं आरपीएससी में कभी भी नहीं कर पाऊंगा। द पॉइंट इज दिस, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इन्होंने तिब्बत के हिमानी प्रदेश से, तो मैंने गलत लिखा हुआ है, तो उन्होंने बता दिया सिक्किम के कांगसी हिमनत से है, तो मेरे को नहीं पता था। देखो मुझे कांगसी हिमनत नहीं पता था, इसीलिए मैंने लिखा हिमानी प्रदेश, मुझे नहीं पता था, तो मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, समझो। गलत होने से बेहतर है आप सिंपल चीज लिख दो, हाँ हिमानी प्रदेश, हाँ यहाँ से सिक्किम लिखना चाहिए था, ये बात सही है, तिब्बत की जगह वो सिक्किम आना चाहिए, इसके लिए मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन कहाँ सिक्किम का हिमानी प्रदेश तो करेक्ट है ना, ऑल दो इट इज कांगसी, लेकिन मुझे कांगसी नहीं पता है, हिमानी तो पता, तो हिमानी लिख दो। ऐसे लिखने की कोशिश करो, नहीं तो क्या अपन गलत लिखे आते। मुख्य नदी बांग्लादेश में कहाँ पे, पॉइंट फिर लिखा है। प्रमुख विषय उसने पूछा है विवाद, विवाद के प्रमुख विषय, मध्य विवाद के प्रमुख विषय एक लिख दिया। जो भी बिंदु थे वो सब आ गए, लगभग इतने टन पानी है, बातचीत से हल निकालने का प्रयास है, जो भी कुछ हो। और भी अच्छा लिख सकते हो इस आंसर को, मैं आज और अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन कोशिश इस तरीके से करो। ब्रेक्जिट की बात आई थी, तो ब्रेक्जिट कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, 18%, 48, 52%, कौन सा सेक्शन था, लिस्बन ट्रीटी है, ये सारी चीज़ें लिख दी 3 वर्ष के भीतर। ये तो इसके फैक्ट हैं, और पूरी कहानी बाकी जो है तो वो भी लिख दी, तो उसमें भी 2.5 नंबर है, 2.5-3 नंबर ऑन एन एवरेज है। हाँ मेरे को लगता है कि ये मुझे नहीं आता था शायद, कि क्या करना है, ये प्रोग्राम क्या, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो मैंने सीपीसीबी की चर्चा की, एक पहल है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये तो मेरा कॉमन सेंस था, ये मुझे कॉमन, मेरे को नहीं आता था ये आंसर। और मैं आज भी बताऊं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्या करेंगे घूम फिर के, पहले प्रदूषण देखेंगे, प्रदूषण किस कारण हो रहा है, क्या रीजंस हैं, ठीक है, उन कारणों को कम करने के उपाय बताएंगे, और मानक बताएंगे कि इस लेवल पर प्रदूषण है, तो उसके लिए और उपाय के लिए क्या करेंगे, क्योंकि प्रदूषण जो फैला रहे उन इंडस्ट्री को सुधारो, और उसकी जगह इको जो हेल्पिंग है वो हैंड करो, या फिर पेड़ उगाओ, घूम फिर के यही है। अब इस प्रोग्राम में और क्या खास है, वेब पोर्टल लगा देंगे, आज की तारीख में वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस चीज है ये। कोई भी प्रोग्राम आज की तारीख में शुरू हो रहा है ना, तो एक वेब पोर्टल तो बनेगा, और मोबाइल ऐप भी है। वनारोपण, घूम फिर के बाकी सारी चीजें देखेंगे, वनारोपण, कम ईंधन जलाना, ग्रीन गुड्स डीड्स आदि, जैसे हाँ ये शायद मेरे को आता होगा। इसके साथ साथ चलाए जा रहे हैं विश्व के 15, अब ये देखो ये जो ज्ञानचंदाई की ना एंड में उल्लेखनीय है कि भारत विश्व के 15 सबसे प्रदूषित राज्यों में से 12 भारत में है। हाँ ये उस समय का कोई स्पेशल डेटा है जो उस समय याद था मुझे, और ये कॉमन सेंस है। आज की तारीख में ऐसा 15 में से 13 हो गए होंगे, आज कम तो हुए नहीं है। तो आप ये समझ रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को वहां हैंडल किया जाता है, ये हैंडल करना आना चाहिए। ये हैंडल तब करना आप सीखते हो जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ये ध्यान रखना, और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। COP24 है, पोलैंड में, इसने बता ही दिया कि कहाँ हुई थी पार्टियों को समामिलन, उनको समझ में नहीं है, समामिलन और सम्मेलन दोनों एक ही शब्द होते हैं, सम प्लस आमिलन, वो मिलन का आमिलन होता है, तो शब्द करेक्ट है हिंदी में जहाँ तक मेरे को लगता है। 24वां संस्करण था, ठीक है। प्रमुख परिणाम लिख दिया मैंने, सारे परिणाम 1 से लेके 6, हर बार तुम देख लो मैंने बिंदु कितने लिखे हैं, 5 मार्क्स में 6 पॉइंट। अगर लेट से टीचर का ये फ्रेम ऑफ माइंड है कि 5 पॉइंट लेगा तो 3 नंबर दूंगा, तो छठा लिख के आओ जिससे वो 3.5 नंबर दे आपको। ये उसके फ्रेम ऑफ माइंड से आपको खेलना है, क्योंकि कई फैकल्टीज का फ्रेम ऑफ माइंड होता है 5 नंबर में, अगर 5 उसने पॉइंट लिखे तो अपन 2.5 नंबर देंगे, तो 3 लेके आओ ना, घाटा क्या है। और जगह देखो, SDG को सम्मिलित करने की बात, बस पूरा वाक्य कौन कह रहा है, पूरा वाक्य मत लिखो, सीधी सी बात है। जिन जिन देशों ने अपने INDC की रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, वे तुरंत इसे प्रदान करें। पूरा वैश्विक स्तर पर जलवायु शरणार्थी समस्या, देखो ये जलवायु शरणार्थी का टर्म मैंने कल भी शायद परसों भी बताया था, उसको मैंने वापस से यहाँ पे कि समस्या को पहचान दिलाओ यहाँ यूज किया। क्यों? क्योंकि ये इस सब्जेक्ट की स्पिरिट है, COP24 एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसकी स्पिरिट को समझना मुझे जरूरी है, ठीक है। चलो भाई, आज के 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, 7 नंबर मिले मुझे, इसका तो डिस्कशन बनता है, इसको तो बताऊंगा तुम्हें ढंग से, ठीक है। तो ये सॉर्टेड है, और मुझे बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक, और मैं बताऊं तुम्हें, आज मैसेज के नीचे लिख देना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही होगी तुम्हारी, और बिल्कुल पढ़ते रहो, रुकने नहीं है। वापस मैंने कल कहा रुकना नहीं है, गिरो, पढ़ो, उठो, सो, खाते पीते कुछ ना कुछ करते रहो, डोंट सिट आइडल, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत।